नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक और सामाजिक विचारों की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो में जयप्रकाश नारायण के विचारों पर चर्चा की थी, और वो भी एक समाजवादी विचारक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी एक समाजवादी विचारक थे। लोहिया जो थे वे केंद्रीकृत समाजवाद के ही समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे, उसी प्रकार राम मनोहर लोहिया भी विकेंद्रीकृत समाजवाद के ही समर्थक थे। इसके साथ ही साथ वे छोटी मशीनें, सहकारी श्रम और ग्राम शासन का उन्होंने समर्थन किया था। और बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए और बहुत ज्यादा पूंजी संचय को भी रोकने के लिए उन्होंने छोटी मशीनों का समर्थन किया था। राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं, उसमें हमको दो विरोधी तत्वों का मिश्रण मिलता है। ओंकार शरद का जो एक अ, कथन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उनका काफी सत्य प्रतीत होता है हमें। उनका कहना था, लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को एक अधूरा दर्शन मानते थे। वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे। वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार की बात करते थे। और वे आधुनिक आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहे। और वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे पुजारी थे। और उनका कहना था कि मार्क्स और गांधी दोनों के दर्शन जो है वो एकांगी हैं, एक पक्षीय हैं। और दोनों की अच्छी बातों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो उसमें बातें हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अद्भुत समन्वय उनके विचारों में हमें देखने को मिलता है। उनका जन्म जो है 1910 में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे। भारत में समाजवादी आंदोलन के उन्नायक के रूप में वे जाने जाते हैं। अ, उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और अ, शुरू में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। फिर चाचा ने इनको पाला, लेकिन उनका वरदहस्त भी लंबे समय तक नहीं रह पाया। और जीवन भर वे संघर्ष करते रहे। और 12 नवंबर 1967 को एक लंबी बीमारी के बाद उनका संघर्षशील जीवन समाप्त हो गया। तो अब हमको इन लोहिया के जो का जो चिंतन है, उसके वैचारिक आधारों पर बात करनी चाहिए। उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार हम बाद में देखें, उससे पहले ये देखें कि उनके चिंतन का जो वैचारिक आधार था वो क्या था। तो लोहिया का जो चिंतन था, इतिहास के विषय में जो उनकी विचारधारा थी, तो उसके बारे में उनका ये कहना था, तो इतिहास में एक तो वर्ग और वर्ण, या वर्ण को उन्होंने जाति भी कहा है, इन दोनों के बीच में एक जैसे होता है, पेंडुलम होता है ना, हिल इधर से उधर झूलता रहता है, तो उस तरह से वर्ग और वर्ण के बीच में झूला चलता रहता है। कभी जो वर्ग होते हैं वो वर्ण में या जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जातियां वर्गों में परिवर्तित हो जाती हैं। वर्ग जो होते हैं वो शिथिल होते हैं, और बहुत ज्यादा संगठित नहीं होते हैं, लेकिन जातियां एकदम संकीर्ण होती है, मतलब रिजिड जिसको कहते हैं। और वो अ, बहुत ज्यादा
उसमें आने जाने की गुंजाइश नहीं होती। एक बार जो जाति में है तो उसमें से वो बाहर नहीं आ सकता, और नया व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन वर्ग में आप शामिल भी हो सकते हैं और वर्ग से बाहर भी जा सकते हैं। तो उस अर्थ में वर्ग जो होते हैं वो ज्यादा लचीले होते हैं, और जातियां अ, लचीली नहीं होती है। तो वर्ग जब बहुत ज्यादा संगठित हो जाते हैं तो जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जातियां जब शिथिल हो जाती है तो वर्गों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्रम चलता रहता है। फिर दूसरी बात उनका ये कहना था कि एक कोई भी देश कितना भी अच्छा हो, हमेशा उत्थान की ओर नहीं जाता। एक समय आता है जब उसका उत्थान चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। जैसे ब्रिटेन का ही उदाहरण ले ले। एक समय था कि कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त ही नहीं होता, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों पर उसका शासन था, लेकिन आज ब्रिटेन सिर्फ एक दोयम दर्जे का देश बन करके रह गया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश आज उत्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल को उनका पतन हो सकता है, और जो आज पतन के गर्त में हमें दिखाई दे रहे हैं, बाद में उनका भी उत्थान हो सकता है। तो ये क्रम चलता रहता है, और ये उनके जो लोहिया का जो चिंतन था उसका वैचारिक आधार है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लोहिया के सामाजिक दर्शन की। सबसे पहले व्यक्ति और समाज के संबंध में जो उनके विचार थे, उनका कहना था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का संबंध जो है बहुत ही, हाँ, जैसे चोली दामन का साथ होता है। व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, तो समाज भी व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। जैसे व्यक्ति होंगे उसी प्रकार का समाज होगा। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है वो बहुत ही अनूठा है, और विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उनके जो वर्ण और जाति के विषय में जो उनके विचार थे, वो उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था जो है या जो जाति व्यवस्था है, मतलब वर्णों ने ही जातियों को जन्म दिया। तो ये जो व्यवस्था है ये भारतीय समाज के लिए एक कोड की तरह है, क्योंकि इसी ने छुआछूत को और ऊंच नीच की भावना को जन्म दिया। और उन्होंने ये महसूस किया नहीं किया कि वर्ण और जाति में कोई बहुत बड़ा कोई अंतर रहा हो, ऐसा नहीं है। और ये जो व्यवस्था है ये बलपूर्वक बनाई गई है, इसमें गुण को कोई स्थान नहीं है। बट शुरू में जरूर ऐसा रहा होगा कि कर्म पर आधारित रही हो, लेकिन हमने जब से उसको देखा है, जन्म पर आधारित ही देखा है। मतलब जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता, तो इसलिए जाति, किस जाति में उसका जन्म होगा ये कोई व्यक्ति खुद डिसाइड नहीं कर सकता। तो जाति एक अपरिवर्तनीय संरचना है जो विचार और कर्म में बहुत बड़ा अंतर प्रस्तुत करती है। मतलब विचार कुछ और होता है, और उसका एक्शन जो उसका कार्य रूप में परिवर्तन कुछ और होता है। और हिंदू समाज की दुर्दशा के लिए डॉक्टर लोहिया ने ब्राह्मणवाद को उत्तरदायी पाया। और वणिकवाद मतलब व्यापारी जो होते हैं, वैश्य लोग, उन्होंने भी ब्राह्मणों के साथ साठगांठ कर ली। और दोनों ने मिलकर जो जातीय व्यूह चक्र रचा है, उसका परिणाम ये है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच नफरत को स्थान मिला है, और बहुत सारी संदिग्धताओं ने जन्म ले लिया है, बहुत सारे अविश्वास ने जन्म ले लिया है। लोहिया ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। उसमें एक तो आ, दो उपाय बताए थे खास करके। एक तो अंतरजातीय विवाह और दूसरा था सहबूझ। उनका ये कहना था कि जैसे आ, एक ऐसा समय, ऐसे समय की उन्होंने कल्पना की थी कि जब किसी सरकारी पद के लिए या सेना में भर्ती के लिए
ये अनिवार्य कर दिया जाए कि उस व्यक्ति ने अंतरजातीय विवाह किया हो और सहबोध से कभी इनकार नहीं किया हो, दूसरी जातियों के साथ भोजन करने से इनकार नहीं किया हो। लोहिया के समय में जो जाति प्रथा थी वो बहुत ही उस तरह से अस्पृश्यता की भावना और छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी। उस समय में उनके जो विचार हैं वो उनके समय के अनुकूल प्रतीत होते हैं, तो उससे वो बहुत क्षुब्ध थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह के सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा उनका ये कहना था आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा को तोड़ा जाए। हम्म। अ, आर्थिक कमी के कारण छोटी जातियां हैं वो बहिष्कृत हो जाती हैं और उनमें एक तरह की गुलामी की भावना पैदा हो जाती है। तो कमजोर और पिछड़ी जातियों को आर्थिक रूप से सबल बनाने और उनमें आत्मसम्मान जागृत करने की आवश्यकता है। और जो बुनियादी सवाल है वो है न्यूनतम आमदनी, उसके साथ साथ अधिकतम आय और खर्च की भी सीमा तय करनी चाहिए। यानी ये तय होना चाहिए कि किसी की अधिकतम आय कितनी होगी और वो कितना खर्च कर सकता है। तो अगर ये सब तय होगा और न्यूनतम आय कितनी होगी ये भी तब तक तय नहीं होगा, तब तक आर्थिक असमानता को कम से कम नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से आर्थिक समानता लाना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ आर्थिक विषमता को कम से कम तो किया जा सकता है। उनका ये कहना था आर्थिक गैर बराबरी यानी आर्थिक विषमता और जाति पाति, ये दोनों जुड़वा राक्षस है। और अगर इनमें से एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना आवश्यक है। यानी हमको आर्थिक विषमता को भी दूर करना है और जात पात को भी दूर करना है। विशेष अवसर का सिद्धांत उन्होंने एक प्रस्तुत किया था, क्योंकि इसी जाति पाति की भावना और छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने रखा था। तो जिन लोगों को अवसर नहीं मिल पाए हैं उनको अब विशेष अवसर दिया जाना चाहिए और उनको आगे लाने के लिए उनको उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है या दूसरी जो उनको सुविधाएं दी जाए, उनको विशेष अवसर दिया जाए। तो ये एक विशेष अवसर का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो ये थे उनके सामाजिक विचार। और इसको अगर सार रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया और साथ ही साथ विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत उनका कहना था कि जो लोग पिछड़े हुए हैं जिनको आगे आने के अवसर नहीं मिले हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनको विशेष अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अब हम देखेंगे लोहिया के राजनीतिक विचार। पहला है अ, इतिहास की समाजवादी व्याख्या, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कि उनका कहना था कि इतिहास में जैसे मार्क्स का कहना था कि सिर्फ पदार्थ में परिवर्तन हुआ उसी के कारण बाकी सभी संस्थाओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन लोहिया का कहना है कि नहीं, इतिहास में दो समानांतर विचारधाराएं चलती रहती हैं। एक जो आर्थिक है और दूसरा एक भौतिक है, मतलब आर्थिक या भौतिक है, और दूसरा वैचारिक। मतलब ये दोनों ही धाराएं समानांतर चलती रहती है। और उसमें उसमें उन्होंने ये भी बताया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो इतिहास की जो व्याख्या है वो
वर्ग और वर्ण के बीच में झूला झूलता रहता है। इतिहास जो है वो अ, वर्ण और वर्ग के बीच में उसका उत्थान पतन भी चलता रहता है। जो वर्ण वर्ण है या जाति है वो वर्गों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो वर्ग है वो जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आज जिसका उत्थान हुआ है कल उसका पतन अवश्य होगा। तो यही उनकी जो इतिहास की व्याख्या थी, जो कि हम लोहिया के विचार का जो विचार दर्शन है उसमें हम उसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा विस्तार से अब हम नहीं देखेंगे। अब हम अगले उस पर बिंदु पर आते हैं, और वो है लोहिया का चौखंबा राज्य का सिद्धांत। उनका जो राज्य था वो चार खंभों पर आधारित था, फोर थ्योरी ऑफ फोर पिलर स्टेट। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि लोहिया जो थे वो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, और उनके विकेंद्रीकरण में तो स्थानीय स्तर पर पहला था ग्राम, फिर मंडल या जिला कह सकते हैं आप उसको, उसके बाद में प्रदेश, और उसके बाद में है देश। ये चार स्तंभों पर उनका राज्य आधारित था। और वैसे आपको ये भी पता होगा कि लोहिया विश्व सरकार की बात करते थे, तो अगर विश्व सरकार बन जाती तो वो पांचवा स्तंभ हो जाता, मतलब ये फोर पिलर स्टेट जो है वो फाइव पिलर स्टेट में परिवर्तित हो जाता। तो जो चौखंबा राज्य का सिद्धांत था वो विकेंद्रीकरण पर आधारित था। उसमें जो चुनाव पद्धति थी वो अप्रत्यक्ष ही थी। जो स्थानीय स्तर है, ग्राम स्तर पर ही प्रत्यक्ष चुनाव होने, उसके बाद में जो भी चुनाव होने हैं वो अप्रत्यक्ष ही होंगे। उसके बाद उनका कहना था वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रण का सिद्धांत। तो उसमें ये था कि उनका कहना था कि वाणी की स्वतंत्रता को होना चाहिए, यानी बोलने की स्वतंत्रता सबको होना चाहिए। जे एस मिल से विचार इस संबंध में मिलते हैं। जे एस मिल जो कि धारी 19वीं शताब्दी में एक उपयोगितावादी विचारक रहे थे, अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने भी कहा था कि दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, एक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक होती है कर्म की स्वतंत्रता। तो अ, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सनकी और झक्की व्यक्तियों को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके विचारों में पूरा सच हो, तो पूरे सच से समाज वंचित रह जाएगा। यदि उनके विचारों में आधा सच है तो उस आधे सच से समाज वंचित हो जाएगा। और यदि उनके विचारों में पूरा पूरा क्या आधा सच भी नहीं है, पूरा ही गलत है, तो भी आपको सही गलत का पता तभी चल पाएगा जब आप गलत बात को सुनोगे और सही को भी सुनोगे। तो उसी तरह से लोहिया का भी कहना था कि बोली की तो बाह लंबी होना चाहिए, और जो कर्म की जो है वो मुट्ठी बंधी हुई होना चाहिए। यानी कर्म आप सोच समझ कर करो, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता तो सबको होनी चाहिए। कर्म नियंत्रण का सिद्धांत है, और उसमें दो प्रकार की बातें हैं कि जो राज्य ने मना किया है कि ये काम न करो तो वो नकारात्मक है, और ये कहा कि राज्य ने कि ये करो तो वो सकारात्मक है। तो ये मिल ने उसको उस तरह से बताया था कि दो तरह के कार्य होते हैं, स्व संबंधी और पर संबंधी। तो स्व संबंधी कार्यों में तो हमें स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन पर संबंधी कार्यों में हमें स्वतंत्रता उतनी नहीं होना चाहिए, उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी तो तय करना बहुत कठिन होता है कि कौन सा कार्य स्व संबंधी है और कौन सा कार्य पर संबंधी है। जैसे एक व्यक्ति अगर अपने कमरे में बैठ करके जोर जोर से गाने बजा रहा है अपने आनंद के लिए, तो हो सकता है कि पड़ोस वाले उससे प्रभावित हो रहे हो, वहां कोई कोई पेशेंट हो जिसको उससे तकलीफ हो रही हो। तो कौन सा काम स्व संबंधी है, कौन सा पर संबंधी है, ये तय करना बहुत कठिन होता है। अगर कोई बीमारी फैली है, उसका कोई टीका लगवाया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति ये तय करके इनकार नहीं कर सकता कि ये तो मेरा पर्सनल मामला है, मैं नहीं लगवाऊंगा। तो इस तरह से मतलब ये व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्यों को अलग अलग करना कठिन होता है। लेकिन लोहिया का भी ये कहना था कि कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण
नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा मौलिक अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया था। उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका बात अपन जिसकी बात पहले भी कर चुके हैं। फिर निजता के अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया था कि हम अपने निजी जीवन में कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो निजता का मौलिक अधिकार ये बाद में प्रदान किया गया था, लेकिन लोहिया ने इसका समर्थन आज से कई वर्ष पहले कर दिया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वे हिंदू धर्म से काफी प्रभावित भी थे, उसकी जाति प्रथा से भले ही वो विरोध रखते हों, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि धार्मिक आधार पर भेदभाव सरकार को या राज्य को नहीं करना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना था कि संपत्ति का अधिकार सीमित होना चाहिए, यानी तभी तक होना चाहिए संपत्ति का अधिकार जहां तक कि वो दूसरों की स्वतंत्रताओं में कोई बाधा उपस्थित नहीं करे। फिर समानता के अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया था, और ये समानता सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर भी होना चाहिए, और आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। अब इसके बाद समाजवाद के विषय में जो उनके विचार हैं उसकी बात भी पहले की जा चुकी है। उन्होंने नवीन समाजवाद का नारा लगाया था, और नवीन समाजवाद के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से? समानता, प्रजातंत्र, अहिंसा, विकेंद्रीकरण और समाजवाद। इन पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और पूरे एशियाई समाजवाद को, मतलब न केवल भारत बल्कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, सबके समाजवाद को एक ऐसे प्रकार के समाजवाद की संज्ञा दी है जिसमें कुछ विशेष कमजोरियां हैं। कौन कौन सी है ये कमजोरियां, उनकी बात हम करें। राजनीति पर धर्म का विदेश विशेष प्रभाव है, मतलब धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है राजनीति पर। और और इसमें जाति और प्रजाति दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं। जाति मतलब कास्ट और प्रजाति मतलब रेस। तो धर्म से बहुत ज्यादा यहाँ की राजनीति प्रभावित है। दूसरा, जो विरोधी लोग हैं उनको शक्ति और हिंसा के आधार पर दबाने का प्रयास किया जाता है। तीसरी बात है, ऐसी मध्यम वर्गीय श्रेणी है जिसमें नौकरशाही और राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं, और उनकी मनोवृत्ति और आदतें और चिंतन जो है वो यूरोप से बहुत ज्यादा प्रभावित है। फिर यंत्र के कलाकारों का कुशलपूर्ण नेतृत्व है, और लोहिया की दृष्टि में उनके कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों का विरोध इसलिए किया था कि हमारे यहाँ श्रम शक्ति की कमी नहीं है, और अगर हम उसके स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करेंगे तो फिर क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े यंत्रों का, बड़ी मशीनों का विरोध किया था, और इसलिए यंत्र को चलाने वाले जो लोग हैं उनके कार्य को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना था। फिर समन्वित सामाजिक दर्शन, नीति और कार्यक्रम, इन सब का सर्वथा अभाव है। और इनका ये कहना था कि ये जो आखिरी बीमारी और आखिरी जो कमजोरी है वो सारी कमजोरियों की जड़ है, कि एक समन्वित कार्यक्रम नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम ये बाकी जो सारी बातें हैं वो उसी कारण पैदा हुई है। अब लोहिया ने एक और उनके विचारों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने 7 क्षेत्रों में क्रांति की बात की थी। 7 क्षेत्रों में क्रांति अगर हो जाए तो जो मानव जीवन है वो कष्टों से मुक्त हो जाएगा, और एक आदर्श मानव जीवन हम देख पाएंगे। तो ये 7 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला है स्त्री पुरुष समानता की स्वीकृति, मतलब हमको क्रांति किस बात के लिए करना है? स्त्री पुरुष असमानता को
दूर करने के लिए और स्त्री पुरुष की समानता को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, रंग भेद पर आधारित असमानताओं को भी समाप्त करना है। मतलब रंग भेद के आधार पर जो गोरे काले का भेद है उसको हमको समाप्त करना है। फिर जन्म और जाति विषयक जो असमानता है, छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, उसको भी समाप्त करना है। फिर विदेशियों द्वारा जो दमन, हम मतलब विदेशी आकर के यहाँ पर शासन चलाते हैं, तो उसको भी समाप्त करना है। और विश्व सरकार के निर्माण के लिए हमको क्रांति करना है। व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानता का विरोध करने के लिए क्रांति करना है, मतलब आर्थिक समानता लाने के लिए क्रांति करना है। और ये तभी होगा जब उत्पादन योजनाबद्ध रीति से किया जाएगा। मतलब कितनी चीज, किस चीज की खपत है, उस हिसाब से उसका उत्पादन किया जाए। सही मात्रा में उत्पादन होगा तो चीज का जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, बढ़ेगा। तो योजनाबद्ध रीति से उत्पादन होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध करने के लिए भी क्रांति लाना है। मतलब जो वही निजता के अधिकार वाली बात जो उन्होंने की थी कि हमारे व्यक्तिगत जो अधिकार है वो सुरक्षित होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। फिर युद्ध और शस्त्रों का विरोध और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत की स्वीकृति के लिए भी हमको क्रांति लाना है। तो अभी जैसे ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। युद्ध तो दो देश कर रहे हैं लेकिन पूरा विश्व उससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो सबके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो लोहिया का ये विचार कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और आपको अगर अपनी बात मनवाना है तो आप सविनय अवज्ञा का सहारा ले सकते हैं, शांतिपूर्वक साधनों का सहारा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्रांति लानी होगी। तो ये जो उनके विचार थे ये बहुत आदर्शवादी है। व्यवहारिक जीवन में उनकी प्राप्ति करना संभव होगा या नहीं एक अलग विचारणीय प्रश्न है, लेकिन ये विचार वास्तव में मानव जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। मेरे ख्याल से आप लोगों को राम मनोहर लोहिया के विचार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में किसी और भारतीय समाजवादी विचारक के विचारों के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। उसके लिए नमस्कार।